सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाजरीन, आज की बड़ी खबरों से आगाज़ करते हैं। आप जानते हैं कि कमिश्नर के बयान के बाद बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस हवाले से सवाल उठा रही हैं, कुछ तनकीद कर रही हैं, कुछ कह रही हैं कि ये प्लांटेड थे। एक पॉलिटिकल पार्टी उनको दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ रही है और एक पॉलिटिकल पार्टी उनको एक और पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ रही है। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो ये कह रही हैं कि ये बयान बहुत बड़ा था और इसमें क्योंकि इदारों के सरबराहान के हवाले से भी बात की गई थी, तो इसलिए इसके ऊपर वाज़े तौर पर एक जुडिशल कमीशन बनाया जाए। दो पार्टीज ऐसी हैं जो इसका वाज़े मुतालबा करेंगे। मुझे नहीं पता अभी तक मौलाना फजल रहमान साहब ने इसकी हामी भरी है या नहीं, लेकिन कल मेरे शो में सोमरो साहब कह रहे थे कि धांधली के हवाले से वो तहरीक इंसाफ के साथ इस बात पर एग्री करते हैं कि 2018 से बल्कि 2013 से, यानी कि पाकिस्तान के जितने भी इंतखाबात हुए हैं उसमें सबसे बड़ी धांधली 2024 में हुई और सबके मैंडेट फिक्स थे और कुछ लोगों के मैंडेट चोरी किए गए। बाकी जिसको जो मिलना था वो मिल गया। बाकी आवाम बाहर निकली और उसने भी एक सरप्राइज दे दिया। ये उन्होंने नहीं कहा, जाहिर सी बात है, ये मैं कह रही हूँ। आज के प्रोग्राम में हम अपने गेस्ट से आपका तारुफ करा देती हूँ, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खिताब कर रहे थे बड़े जलसे से। सिंध धारे तशक्कर किया उन्होंने कि सिंध में भी और पंजाब में भी और दीगर जहां जहां पीपल्स पार्टी जीती, लेकिन उसके साथ उन्होंने ये भी कहा मुझे 2 साल के लिए वजीर आजम बनने के लिए ऑफर की गई। जाहिर सी बात है PMLN ने ये ऑफर की, लेकिन मैं इस पर एग्री नहीं हुआ। शोहेब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं, स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। रऊफ सिद्दीकी साहब सीनियर रहनुमा हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। फैसल करीम कुंडी साहब सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। और राना एहसान साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं। इस वक्त जो पाकिस्तानियों के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल है वो तो ये है, एक धांधली के हवाले से हर तरफ आवाज उठाई जा रही है और दूसरा सबसे अहम सवाल यह है कि हुकूमत कौन बनाएगा। अब तक बहुत सारे मुतनाज़ात किस्म के बयानात जो हैं वो सामने आ चुके हैं। कभी ये कहा जाता है कि जी मामला तय हो गए हैं और उसके बाद फिर दूसरी तरफ उसी पार्टी का कोई ना कोई सीनियर मेंबर उठ के ये कह देता है मामला तय नहीं हुए। कल तकरीबन 8:30 बजे के करीब राना सनाउल्लाह साहब ने मेरे शो में ये कहा था कि हम पर पीपल्स पार्टी सख्त डिमांड्स रख रही है, इसलिए हम इन डिमांड्स को कंसीड नहीं करना चाहते, हम ऑपोजिशन में बैठना ज्यादा बेहतर समझेंगे और हमारे उनसे कोई मामला तय नहीं हो रहे। बल्कि आज ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि कल रात को कोई ब्रेक थ्रू हुआ है और इस पर जाहिर है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के सीनियर मेंबरान हैं, वो ही इसका जवाब दे सकेंगे। शोएब शाहीन साहब, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहती हूँ। मुझे ये बताइएगा कि आपके जो नॉमिनेटेड वजीर आजम है उमर अयूब साहब, उन्होंने भी बड़े वाज़े तौर पर यह कहा और जाहिर सी बात है बैरिस्टर गौहर साहब से तो हम तफसीली तौर पर यह बात सुनते भी रहे हैं, प्रोग्राम्स में भी, ट्रांसमिशंस में भी वो मुझे बताते रहे हैं कि किस तरह उनको ये खदशा है और 45-47 फॉर्म्स के मामले पर वो ये कहते हैं कि मेरी सीटें इतनी थी और मुझसे ये सीटें चुराई गई और आपका भी यही मैंडेट है, आपका भी यही मुतालबा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि देखें, जब तक उन 45-47 के रिजल्ट्स नहीं आ जाते तो फिर आपकी हिकमत अमली क्या है? मतलब है आपने सुन्नी इत्तेहाद के साथ शामिल होने का फैसला तो कर लिया है, अगर इसको भी कंफर्म कर दें, लेकिन हुकूमत कैसे बनाएंगे? मतलब उमर अयूब साहब ये कह रहे हैं कि हम वफाक में भी हुकूमत बना लेंगे और सूबों में, जबकि पंजाब में PMLN अपनी अक्सरियत तकरीबन मुकम्मल कर चुकी है और वो ये कह रहे हैं हम सादा अक्सरियत से वहां हुकूमत बना लेंगे, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, और सिंध में तो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया। देखें जैस्मीन, पहली बात तो यह है कि हमारे पास बड़ा सिंपल ऑप्शन है। फॉर्म 45 के मुताबिक हमारे 180 के करीब सीटें बनती हैं और उसके लिए हमने सारा रिकॉर्ड परसों भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भी पब्लिश कर दिया है और दे दिया है। और हम इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास तमाम पटिशन्स लेके गए हुए हैं और जिनमें नोटिस हो चुके हैं और हम कभी यकीन रखते हैं कि वो हमें हमारा हक़ मिल जाएगा और वो हमें हमारा हक़ मिल जाता है। बेशक हमें कुछ उसमें से कम सीटें भी मिलती हैं जिसका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है जो अनडिनाएबल है, जिसमें किसी किस्म का कोई इबहाम नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हमारे लिए जो रिज़र्व सीटें मिलने के बाद हमारे लिए कोई भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं हुकूमत बनाने में। और अगर खुदा न खास्ता हमें नहीं मिलेगी, हम अपोजिशन में बैठने के लिए भी तैयार हैं और उसके लिए किसी किस्म का हमें कोई लालच इख्तदार का नहीं है।
मगर इस वक्त जिसको मैंडेट मिला है, कौम ने मैंडेट दिया है, उनको उनके हक से महरूम करना बल्कि ये डाके के मुतरादिफ है, कौम के हुकूक पर डाका डालने के मुतरादिफ है। अब मैं मसलन इस्लामाबाद की 3 सीटों की बात करूँ और अपने हल्के की बात करूँ, एक मिसाल के तौर पर आपको दे रहा हूँ जी। मैंने वोट लिए हैं 1,05,000 फॉर्म 45 के मुताबिक, और यहाँ सिर्फ ये नहीं था कि PMLN के तारिक फजल चौधरी साहब मेरे मद्दे मुकाबिल थे, मेरे मद्दे मुकाबिल मुस्तफ़ा खोखर भी थे, मेरे मद्दे मुकाबिल जमात इस्लामी भी थी, मेरे मद्दे मुकाबिल TLP भी थी, मेरे मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी भी थी। सब ने इस बात को तस्लीम किया कि फॉर्म 45 के मुताबिक मेरी जो है कामयाबी 1,05,000 और जिसने 51,000 से वोट लिए उसको कामयाब करा दिया गया। 53,000 वोट का सिर्फ डिफरेंस है, फ़र्क है, यानी आधे से ज़्यादा का, यानी जो वो ले चुका वो डिफरेंस से भी कम वोट जिसने लिए हैं। और इसी तरह बाकी 2 मेरी सीटें थी इस्लामाबाद की, हम लोग जीते। और इस तरह से पंजाब का तो अब आपके सामने जो रावलपिंडी है उसका रिजल्ट सामने आ गया। कमिश्नर ने जो कुछ आ करके सच बोला, और अगर कोई सच बोल दे तो बजाय उसकी तहकीकात करने के ये कहते हैं वो पागल हो गया है, क्योंकि इस मुआशरे में सच बोलना मुश्किल काम हो गया है। और जो ब्यूरोक्रेसी है या वो करप्ट है या वो अंडर प्रेशर है या उसको सच बोलने की इजाज़त नहीं है, और अगर जो सच बोलेगा उसको कहा जाता है वो पागल है। तो मेरा ख्याल है कि इसमें से कोई अभाम नहीं है। और मैंने ख़त लिखा है 2-3 दिन पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, मैंने कहा जी अगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के कुर्ता आगे और पीछे फटने से इंसाफ हो सकता है, आज तो दस्तावेज़ात की दुनिया है। अब ये फॉर्म 45 है क्या जिसका झगड़ा चल रहा है? ठीक, देखें दिन भर गिनती होती है, उस गिनती के नतीजे में अब मैं मसलन अपने हल्के की अगर बात करूँ 387 पोलिंग स्टेशन थे, 387 एक फॉर्म 45 के लिए एक पोलिंग बूथ के ऊपर एक प्रेजाइडिंग ऑफिसर, एक असिस्टेंट प्रेजाइडिंग ऑफिसर और उसके साथ 5 से 6 मिनिमम जो है वो पोलिंग एजेंट होते हैं। अगर मैं 5 भी तस्वर कर लूँ तब भी तकरीबन ये 3,000 मुख्तलिफ अशखास ने दस्तखत करके वो दिए हैं जो ओरिजिनल फॉर्म में मेरे पास मौजूद है। सिर्फ मेरे पास नहीं, वही PMLN के पास, वही पीपल्स पार्टी के पास, वही TLP के पास, वही जमात इस्लामी के पास, वही मुस्तफ़ा नवाज खोखर के पास, सब कुछ के पास मौजूद है, क्योंकि हम 34 कैंडिडेट थे और सबके सामने वही एक चीज़ है और सब ने इसकी तस्दीक की है सिवाय PMLN के कि जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है। तो अगर आप एक दिन की रोशनी में दिन दिहाड़े डाका जनी भी करें और देखें, अफसोस से कहना पड़ता है कि कम से कम वो शर्मिंदगी भी आपके चेहरों पे ना हो, और उसको तस्लीम करने की बजाय मुल्क की सिचुएशन ये हो चुकी है आज, ना आपके पास दोस्त है ना आपके पास पैसा है, IMF आ रहा है आपके पास मार्च को, और क्रेडिबिलिटी आपकी ये हो चुकी है कि पूरी दुनिया आपको ये देख रही है, आपके इलेजिटिमेसी आपकी क्वेश्चन हो गई है और उसके साथ साथ आपकी ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया, आपकी तरफ वापस आती हूँ। या बात दुरुस्त करें, लेकिन सबसे बड़ा इससे इस वक्त तो इलेक्शंस होने के बाद मुझे लग रहा था कुछ स्टेबिलिटी आएगी, अनफॉर्चुनेटली मजीद इंतशार फैल रहा है, मजीद लोग जो है वो पॉलिटिकली भी और हर तरीके से वो डिस्टर्ब है, क्योंकि देखें ना अभी तक तो हुकूमत ही कोई नहीं बना रहा। कौन बना रहा है मुझे तो नहीं पता, एक पार्टी के राना एहसान साहब, आप इसका भी जरा जवाब दे दीजिएगा। और फिर अपने मामलात पीपल्स पार्टी के साथ आपके तय हो रहे हैं नहीं हो रहे, आप अपोजिशन में जा रहे, क्योंकि आप ही के पार्टी के सीनियर लोग शो में आके कहते हैं कि जी बात हो गई है, फिर बयान देते हैं नहीं हुई, फिर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी शायद कुछ मामलात तय हो गए। तो मामलात आखिर है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो जो भी ये इलेक्शंस हुए, PMLN भी एक स्टेक होल्डर थी, हमने ये इलेक्शन कंडक्ट नहीं कराए, ये इलेक्शन जो है ECP ने कंडक्ट कराए, और बहुत सारे ऐसी भी जगह हैं जहां हमारे कैंडिडेट्स को भी धांधली की जो है वो शिकायत हैं जो KPK से रिलेटेड हैं, लेकिन हमने भी उनको यही कहा है, हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, कि आप शवायद देख के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाएं और वहां जो है अपने मामलात पेश करें शवायद के साथ, और वहां से तौफीक रखें कि आपको जो है वो कोई ना कोई उसका कह ले नतीजा मिलेगा। देखिए, जितने भी यहाँ इन्होंने इल्ज़ामात लगाए, PMLN कभी भी किसी का भी मैंडेट चोरी करने के हक में नहीं है, और बिल्कुल अगर कहीं भी अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। बहरहाल ये एक ऐसी जमात है PTI जो खुद 2018 का मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में लाई गई थी, और इनको इसी तरह के प्रोपेगेंडा करने की आदत है जो कि बड़ा पुराना है, चाहे वो 35 पंक्चर हो, चाहे वो 4 हल्के खुलवाने के हो जो झूठे बयानिए साबित हुए। तो अभी जितनी भी ये फॉर्म 45 की ये बातें कर रहे हैं, हमारे भी जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनका भी क्लेम है कि उनके पास फॉर्म 45 हैं, लेकिन इसका हल जो है
ना इंटरनेशनल मीडिया बुला के पाकिस्तान की साख को गंदा करके मिलेगा, ना किसी टॉक शो के ऊपर जो लोग कुछ इनके किताबें लेके आ जाते हैं, कागज लेके आ जाते हैं, उससे हल होना है। अगर आप किसी और जमात के पास भी चले जाएं, जिस तरह आपने टीएलपी की बात की और दीगर जमातों की बात की कि वो भी हमारी तस्दीक कर रहे हैं, ना इसका हल उन्होंने निकालना है। इसका हल सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल से निकलना है या फिर अदालतों से निकलेगा, वहां रुजू करें और अपने मामला का जो है वो हल निकलेगा। वहां से अगर निकलेगा तो जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो भी अपने मौक़िफ़ को डिफेंड करेंगे। जो हल निकलेगा फिर वो काबिल कबूल होना चाहिए सबके लिए। वो ठीक बात है, लेकिन क्या जब तक हल नहीं निकलेगा तो तब तक हुकूमत ही नहीं बनेगी? बस हम हल का इंतजार करते रहेंगे। अब वो हल पता नहीं कितने अरसे में निकलेगा। तो बहुत सारी सीट्स का क्लेम कर रहे हैं ना, ये तो कह रहे हैं हमारे पास 180 सीटें हैं, तो अभी तक 96 से 97 का रिजल्ट आया खाली। चले, ये तो इनकी मेहरबानी है, इन्होंने 180 सीट्स जो है वो क्लेम की और जितने कैंडिडेट इन्होंने 200 कुछ कैंडिडेट नहीं खड़े किए, उतनी सीट्स इन्होंने नहीं जो है क्लेम की। इनकी मेहरबानी है। देखिए, जहां तक हुकूमत बनने की बात है वो बड़ी सिंपल है। देखें, हम पीएमएलएन एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के सामने आई और किसी भी जमात के पास वो नंबर गेम नहीं है कि वो हुकूमत बना सके सिंगुलरली। तो इसके अंदर जो कोalition का जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम बेसिकली मिलके कोalition हुकूमत बनाने जा रही है। लेकिन उसके अंदर हमारा मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। हम अगर लीडिंग पार्टनर हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है इस कोalition के अंदर, और बाकी लोग जो हैं कि वो आइन उहदे लेके बैक सीट पे बैठे और मुल्क के जो मुश्किल जो आपने इक़दामात लेने हैं, वो सारे जो फैसले करने हैं वो कोई और जमात करे, और हमारे पास इतनी भी अथॉरिटी और पावर ना हो कि अगर हमने बजट पास कराना है तो वो भी हम जो है वो अपने ओन पे कराएं, और अगर वो सपोर्ट मिले ना मिले तो क्या हो। अगर कोई बिल पास कराना है तो ऐसे तो राना साहब, ये राना साहब एक सेकंड सर, कथा कलामी माफ, क्वेश्चन इसलिए कर रही हूं कि इंपॉर्टेंट सवाल बनता है क्योंकि फिर फैसल करीम कुंडी साहब इसका जवाब दे सकते हैं। क्या ये शरायत पीपल्स पार्टी रख रही है? क्या ये बैकडोर में जो हमें पता चल रहा है या जो मैंने भी आपके सीनियर रहनुमाओं से गुफ्तगू की है, जाहिर फैसल करीम कुंडी साहब बेहतर बता सकेंगे, लेकिन क्या ये शरायत पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही है कि वो एक आपको गैर मशरूत सपोर्ट तो दे रहे हैं बट दे डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन डिफिकल्ट डिसीजंस? देखिए, बात यही हमारा मौक़िफ़ इसके अंदर यही आ रहा है कि कोalition हुकूमत ऐसे नहीं चलती। कोalition हुकूमत तभी चलती है, और जिस तरह के मुल्क के मसाइल हैं, जहां आपको IMF के एक नए मुआहदा करना है जो कि 3 साला मुआहदा होगा, जिसके अंदर बहुत सारी रिफॉर्म्स आपको करनी है, तो ये मुमकिन नहीं है कि एक जमात जो है वो सारा लोड उठाए और बाकी बैठ के जो है वो तमाशा देखे कि क्या हो रहा है, और सपोर्ट की क्या गारंटी है कि वो रहे ना रहे, कब तक रहे। तो ऐसे मुमकिन नहीं है कि कोalition हुकूमत चले, इसमें सबको भार उठाना पड़ेगा, वरना ये आगे बढ़ना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये हमारा मौक़िफ़ है। बाकी जो चीजें हैं वो लीडरशिप इनसे बैठ कर रहे। देखिए, हर एक की कोशिश होती है कि जितना उसको मैंडेट मिला है उससे बढ़ चढ़ के उनको कोई ना कोई जो है वो हिस्सा मिल जाए। ऐसे मुमकिन नहीं है, हमें मिलजुल के देखें। और वैसे भी आखिरी बात मैं कर लूं कि आपको जिस तरह के इस मुल्क के हालात है, चाहे वो गवर्नमेंट के ट्रेजी बेंचेस हो, चाहे वो ऑपोजिशन हो, चाहे वो रियासती अदारे हो, सब मिलके चलेंगे तो मुल्क के अंदर कोई बेहतरी आने के इम्कानात हैं। अगर ऐसा ना हुआ कि कुछ लोग कहें कि हम, वरना मुश्किल है। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल, वरना जो हालात है वो मुश्किल है। और एक पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास पूरा मैंडेट भी ना हो, अगर सारा का सारा मलबा उस पर डाल दिया जाए तो ये भी बड़ा मुमकिन नहीं है कि कैसे चल पाएगा। फैसल करीम कुंडी साहब, आपने गुफ्तगू तो सुनी होगी, ये बात समझ में नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी ने 3-4 अपने आईनी ओहदों की बात की है, जाहिर सी बात है, आपका हक है, आप जीते हैं। पहले आप ये कह रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को वजीर आजम के हवाले से आपने ट्रांसमिशन में भी ये बात की थी, लेकिन शायद उसके ऊपर फिर आज बिलावल साहब ने खुद भी कहा कि मुझे 2 साल के लिए ऑफर की गई लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दी। मतलब है कि ऑब्वियसली आखिर के 2 साल में अगर वो एज ए वजीर आजम आते हैं तो आपको पता है फिर तो ज्यादा मुश्किल उस वक्त डिफिकल्ट डिसीजंस होगी जस्ट बिफोर द इलेक्शंस। बहरहाल, मतलब व्हाट इज द सॉल्यूशन? क्या ये कह रहे हैं कि आप इनको सपोर्ट तो करना चाहते हैं, आईनी ओहदे भी लेना चाहते हैं, लेकिन मतलब है कि मुश्किल सारे फैसले ये करें एंड आप वफाक की काबीना का हिस्सा भी ना हो, तो फिर तो ये मतलब है किस तरह चला पाएंगे मामलात को मुल्क के? देखिए, पाकिस्तान की पार्टी की सीसी की मीटिंग हुई थी जिसने फैसला किया था कि हम जो है इसको सपोर्ट करेंगे, पीएमएलएन के प्रिंसिपल कैंडिडेट को उनके तमाम को वोट देंगे, उनकी हकलीजों से भी सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे क्योंकि पिछले 16 महीने जो हमारी तजर्बा रहा है
वो भी इतना खैतर और अच्छा नहीं था। ठीक, लिहाजा मेजोरिटी नंबर की स्थिति में था कि क्योंकि हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। अगर हम जीत जाते हैं अपोजिशन बैंक में तो इस मुल्क में दोबारा इलेक्शन होना है, किसी के पास मेजोरिटी नहीं है। लिहाजा मैं फैसला किया था कि हम इनको सपोर्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर इसके, और हम काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे। अच्छा कुंडी साहब, मतलब है आप तो इतने सीनियर सियासतदान हैं और आप तमाम मुल्क की मईशत के हवाले से, मुल्क के मतलब है IMF का नया प्रोग्राम है, बहुत डिफिकल्ट डिसीजंस हैं, तो एज अ पॉलिटिकल पार्टी आप उनको सपोर्ट करेंगे लेकिन काबीना का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो फिर हर बिल पर वो कह रहे हैं हमें बजट पर, और फिर वो कह रहे हैं ये भी नहीं पता ये सपोर्ट कब तक चलेगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर वो कौन सी अश्योरिटीज होगी कि आप तो हमें तो ये लग रहा था कि एक नेशनल गवर्नमेंट की तरफ हम जाएंगे, जो कि शायद एक तरह का अच्छा भी होता कि सब अपना उसमें हिस्सा डालते अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए मुल्क को, लेकिन फिर ये किस तरह चलेंगे मामला? देखिए, मैं मानता हूँ कि IMF का भी है, बजट का भी है, बाकी मामला भी आ रहे हैं, लेकिन देखें जैसे मैंने पहले कहा था कि जब 16 महीने की हुकूमत थी तो PML ये समझती थी कि उनकी इत्तेहादी जमातों की वजह से वो डिलीवर नहीं कर सके, ठीक, और काम नहीं कर सके। हमें भी बहुत सी मुश्किलात थी, चाहे वो पंजाब में थी, खैबर पख्तूनख्वा में थी, हमारे जो मेंबरान हैं उनको फर्ज नहीं दिए गए, पोलिटिकल नीचे से बहुत सी शिकायत हमारी थी। तो लिहाजा हमने ये कहा कि इस दफा इनको मैंडेट है, ये खुद हुकूमत संभालें, हुकूमत करें, हम इनको सपोर्ट करेंगे और इसको चाहिए कि बिल्कुल ये डिलीवर करें, अच्छे अच्छे फैसले करें ताकि आवाम इनको फ्यूचर में भी जो है वोट करें। उनके पास तो इतनी मेजॉरिटी ही नहीं है कि वो किसी तरह की हुकूमत, स्टेबल हुकूमत चला सके अकेले। हम उनको सपोर्ट करेंगे, अगर वो अच्छे काम करेंगे तो हम उनको सपोर्ट करेंगे, पॉजिटिव चीजों पर हम हमेशा उनको सपोर्ट करेंगे। हम तनकीद पर इस्लाह करेंगे, तनकीद पर तनकीद नहीं करेंगे। रऊफ सिद्दीकी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हवाले से क्या खबरें हैं? मतलब आप लोगों का तो पहले से PMLN की तरफ से इत्तेहाद चल रहा था, तो क्या आप लोग कोई मतलब इनको काबीना में ज्वाइन करेंगे, खाली सपोर्ट करेंगे, या मुल्क के मुश्किल फैसलों में इनके साथ कुछ बोझ उठाने के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार? आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है फिर? देखिए बीबी, सबसे पहली बात, मैंने अपनी गुफ्तगू सबके सुन रहा था, एक बात मैं आपको बड़ा साफ स्वभाव बता दूं, जितनी भी ये पार्टियों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया है ना, ये सब इख्तिदार की खातिर इन्होंने हिस्सा लिया है, और इख्तिदार इन्हें बाय ऑल मीन्स चाहिए। इख्तिदार ही तो सब कुछ है इनका, तो ये तो अलग बात है। दूसरी बात ये है कि ये कोई बरतानिया या यूरोप की तो जमहूरियत है नहीं कि हम 2 ओहदे ले लें ताकि हम और जितना भी गार्बेज होगा, जितने मुश्किल फैसले होंगे, उसका बोझ हम नहीं उठाएंगे। बाबा, ये सोशल मीडिया और बहुत फास्ट वाइब्रेंट मीडिया है। आपने एक छोटा सा रत्ती बराबर भी ओहदा लिया तो आप खुद बखुद इसके बोझ तले आएंगे, आपको ये बोझ उठाना पड़ेगा। बात मुल्की सालमियत की है। MQM का जहाँ तक मामला है, मतलब ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि सदर का भी होता आप ले लें, स्पीकर का भी ले लें और कहेंगे जी हम साफ सुथरे रहेंगे, 5 साल के बाद आवाम से जाके बोलेंगे कि मुस्लिम लीग नून ने ये सारी गड़बड़ की और आवाम इनको छोड़ देगी। PDM का एक्सपीरियंस है ना मौजूद, एक बात। दूसरी बात है कि MQM 17 सीटें रखती है, ठीक। आप ये आप बोझ नहीं उठाना चाहते, आप MQM को दे दें वज़ारत-ए-उज़्मा, हम चला के बताते हैं, हमारे पास तो टीम भी मौजूद है। जब परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में ज़फ़रुल्लाह जमाली 1 सीट के ऊपर वज़ीर आज़म बन सकते, तो आप ये बोझ MQM के हवाले करें, MQM आके टेकअप करती है, हम चला के बताते हैं मुल्क कैसे नहीं चलता है। ऐसा थोड़ी है कि आपने इतना हवा बना लिया है कि पता नहीं अगर इख्तियार ले लिया तो क्या होगा। ये जितने भी डिले टैक्टिक्स और मीडिया वारफेयर है, ये सब अपनी अपनी वर्थ को बढ़ाने के लिए, अपनी पोजीशन को ये बताने के लिए कि इतने बड़े जमहूरी चैंपियन है सारे के सारे। ये 30 साल से 40 साल से हम ये चैंपियनशिप देख रहे हैं, मुल्क का जो हशर हुआ है 25 करोड़ आवाम का, ये भी हम आंखों देख रहे हैं। दूसरी बात जो अभी शाहीन सबाई साहब बात कर रहे थे, मैंने मुनासिब मैं शाहीन सबाई साहब से बड़ी अदब के साथ कहूंगा कि शाहीन साहब आप इतने बड़े वकील हैं, अपने मुकदमे के लिए मैं सबको कहूंगा सियासतदानों को, फॉर्म 45 हो या फॉर्म 47 हो, अपनी मिसालें अपने लिए, इसके लिए अंबिया की मिसालें दे के अपने आप को पाक साफ करने की कोशिश नहीं करे। इस हमाम में सारे गंदे 2018 का जो इलेक्शन हुआ था, इससे ज्यादा बदतरीन इलेक्शन हुआ था, इसके विक्टिम हम खुद मौजूद थे। हमारी तो 10 सीटें छीन के जहाजों पे बिठा बिठा के ले जाके दी गई है। उस वक्त किसी को न अल्लाह याद आया न रसूल याद आया। यही तो कहानियां थी जिसमें कह लगते थे। तो सीधी बात यह है
कि ये दिन भी गुजर जाएंगे और गवर्नमेंट फॉर्म हो जाएगी। ऐसी क्या क़यामत आ गई है? 21 तारीख तक का तो टाइम है। पहले भी हुकूमतें बनी है, एक महीने 2 महीने डिले भी होता रहा। देखिए, ये मुल्क को चलना है और इंशाल्लाह ताला ये मुल्क जरूर चलेगा। लेकिन एक खतरे की बात जो हम बता रहे हैं मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप अपने इस दामन को इतना ना फैलाइए कि कुछ मामला हाथों से निकल जाए आपके, फिर आप बैठ के यहाँ पे रोते रहे। आपके 118 सीटें हो, आपकी 91 सीटें हो, आपकी 65 सीटें हो। मसला ये है कि मैं किसी और की मिसाल नहीं देना चाहता, पता नहीं झूठ है सच है, मैं तो अपनी मिसाल दे रहा हूँ। मेरे 237 के ऊपर काउंटिंग के लिए पीटीआई ने दरखास्त दी ना, गिनती गिनने मेरे पास फॉर्म 45 मौजूद है। मैं तकरीबन 58,000 डायरेक्ट वोटों से जीता हूँ और 3,000 रिजेक्टेड है। लेकिन मेरे फॉर्म 45 में कितने 47 के कितने वोट? 15,000 वोट। कोई तमाशा होता है किसी चीज का? मैंने तो ये नहीं कहा कि सोशल मीडिया को ले आके मैं दिखा रहा हूँ। एमक्यूएम के ऊपर जितने इल्जाम लगे, एमक्यूएम ने वो तमाम 45 जो है वो ले आकर आरओ के ऑफिस में जमा कराए। आप सोशल मीडिया पर चलाते रहेंगे और कहेंगे कि हम जीत गए, हमने 2/3 मोर देन 2/3 मेजॉरिटी ले ली और कौम मान लेगी। भाई इसके फोरम है, इस फोरम पे आकर आप ये सारी चीजें करें। लेकिन साथ साथ आप ये भी देखिए कि अब कमिश्नर साहब ने बयान दिया, नौजुबिल्ला वो कोई वली है, वो रहमतुल्लाह अलैह है, वो कोई साहबी रसूल है जिसने कह दिया, यानी 10 दिन के बाद उसका ईमान जाग रहा है। सारे गंदे काम सारी जिंदगी करते रहे जो कुछ सामने आ रहा है। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। रऊफ सिद्दीकी साहब एक छोटा सा वक्फा लेने दें, उसके बाद वापस आती हूँ। वेलकम बैक। शोएब शाहीन साहब, अब जाहिर है गुफ्तगू आपकी तरफ लेके आऊंगी। मामलात बहुत ही ज्यादा संगीन है, जाहिर सी बात है। आप क्या देख रहे हैं? अच्छा, एक ये बड़ी बात हो रही है कि मतलब है मौलाना फजल रहमान साहब से, बहुत अच्छी बात है, मैं इसके बिल्कुल हक में हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में इतनी नफरत नहीं फैलानी चाहिए कि वापसी के रास्ते बंद हो जाए। मौलाना फजल रहमान साहब से अच्छी बात है, मुलाकात हो रही है, सियासी तौर पर बातचीत हो रही है। वो ये कह रहे हैं कि जी हम भी इनसे एग्री करते हैं और हाँ, तो उनको कनेक्ट कर ले। चले राना एहसान साहब से बात कर लूं उस तक। राना एहसान साहब वो ये कह रहे हैं, फैसल करीम कुंडी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, उन्होंने कहा कि हमारा पहले का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, लेकिन बहरहाल ज़रा हुकूमत तो बन ही जाएगी, एमक्यूएम तो आपके साथ ही है ना। फिर क्या ये एमक्यूएम पाकिस्तान से भी क्या वजारत उज़्मा का कोई उम्मीदवार सामने आ सकता है? क्या ये ख्वाहिश तो इनकी भी है ना? नहीं, देखें, सबसे पहली बात तो ये कि हमारी ये कोई ख्वाहिश नहीं है। हमारा राइट बनता है कि अगर हमारी जो है नंबर गेम में हम सबसे ज़्यादा हैं तो वो एक नेचुरल राइट बन जाता है। लेकिन बात ये है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि कोलिशन वो होती है जिसमें सब लोग जिम्मेदार हों। ये बैक सीट पे बैठ के जिम्मेदारी ना लेना और फिर एक ऐसा, देखें, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि हमारे पास, अगर हमें एमक्यूएम की नंबर गेम आप पूरी कर लें, हमने एक बिल पास करना है और उसके ऊपर पीपल्स पार्टी जो है वो अगर नहीं सपोर्ट करती, वो कैसे पास होगा? हमने कोई फाइनेंशियल जो फाइनेंस बिल है उसमें अमेंडमेंट करनी है, वो कैसे होगी? तो कहने का मतलब ये कि जब हर इसके अंदर जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी, तो हम तो ये समझते हैं कि ये वरना हमें कोई शौक नहीं है। ये तभी मुमकिन है अगर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो हम आगे बढ़ेंगे। बाकी नेगोशिएशन होती है, बातचीत होती है, हर एक का राइट है कि वो कहे कि हमें इन जो है ये सीट्स में हमारा इंटरेस्ट है, लेकिन इसको जो है डिफाइन वो नंबर ऑफ सीट्स करेगा, मैंडेट करेगा। तो ये अभी मामला चल रहे हैं, उम्मीद है कि बेहतरी की तरफ हल आएगा। वरना कोई हमने ये लास्ट वर्ड नहीं है कि हमने पीएम बनना है, कोई हमें इतना शौक भी नहीं है। हमारे पास पंजाब में सिंपल मेजॉरिटी है, हम उधर भी फोकस कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अंडर कंसिडरेशन है। अगर यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ हम आगे बढ़ सके तो मुल्क की जरूरत है कि स्टेप अप करें। ठीक, और अगर नहीं बढ़ सकते तो फिर ऑपोजिशन में बैठने का भी ऑप्शन है। बहुत सारे आपके सीनियर रहनुमा ये कह रहे हैं कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ना मिली तो फिर अकेला पूरा मलबा अपने ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप पहले ही उसका खुमेजा भुगत चुके हैं आप इन इलेक्शंस में, तो फिर बेहतर है कि ऑपोजिशन में बैठ जाओ। ये काफी आपके सीनियर रहनुमाओं से मैंने जो गुफ्तगू की है उनका ये मौक़िफ़ है।
नहीं, ये बिल्कुल ठीक है। देखिए, हम एक ऑपोजिशन में फाल रोल अदा कर सकते हैं, और पहली स्टेटमेंट में हमने ये कहा कि अगर इंडिपेंडेंट्स अपनी हुकूमत बनाना चाहते हैं तो उनको किसी ने नहीं रोका, वो अपनी काविश करें। तो ये PMLN जो है हर लिहाज से मुल्क के मफाद के लिए खड़ी है। ठीक, शुएब शाहीन साहब, उस वक्त मैं आपसे सवाल कर रही थी, सॉरी यू वर डिस्कनेक्टेड, बट मैं ये पूछना चाह रही थी कि देखिए मौलाना फजल रहमान साहब से बातचीत हो गई, मामला तय हो गए। सियासत शायर ऐसी को कहते हैं कि किसी भी सियासी रहनुमाओं से इतनी ज्यादा नफरत ना फैला दी जाए कि फिर वापसी के रास्ते बंद हो। अब दो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनसे बात नहीं हो सकती। मतलब पीपल्स पार्टी ने आपके लिए काफी सॉफ्ट कॉर्नर रखा। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी पूरी कैंपेनिंग में नवाज शरीफ साहब को, PMLN को ज्यादा टारगेट किया, जिसका उनसे गिला भी किया PMLN ने, और PTI के हवालों से उन्होंने सपोर्ट भी किया। जो इद्दत वाला फैसला आया उस पर भी वो बहुत ज्यादा बोले, लेकिन आपकी तरफ से उनकी पार्टी के लिए कोई नर्म गोशा दिखाई नहीं देता। हमें इसकी कोई खास वजह हो सकती है? अगर बिलावल भुट्टो जरदारी के तहत एक नई पीपल्स पार्टी इमर्ज होती है जिसके साथ आपकी बातचीत हो जाए एंड आप गवर्नमेंट फॉर्मिंग पोजीशन में आ जाए, तो इस पे क्या कोई कंसेशन नहीं है? देखें, ये तो सियासत में तो हरफ आखिर कभी कोई नहीं होता, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारा कुछ प्रिंसिपल स्टैंड है। आज पीपल्स पार्टी कहे ना कि जो डाका जनी के जरिए मुस्लिम लीग नून ने हमारी सीटें चुराई हैं और जो MQM के पास हैं, ये कहें जी हम वापस करें, हमारा पहली शर्त यह है वरना हम गवर्नमेंट में नहीं बैठेंगे, करें ना ये शर्त। ये भी तो उनके साथ सिर्फ यही कह रहे हैं ना कि हमें इस डाका शुदा सीटों में से हमें हमारा हिस्सा मिल जाए। क्या मिले? प्रेसिडेंसी मिले, स्पीकरशिप मिले और चेयरमैन सेनेट मिल जाए। ये मिल जाए तो फिर हम हुकूमत के साथ चलने को तैयार हैं। भाई उसी हुकूमत को जो इलेजिटिमेट उनके पास सीटें हैं, जिसको ना दुनिया मान रही है, ना आपका नेशनल मीडिया इंटरनेशनल मीडिया मान रहा है, ना नेशनल मीडिया मान रहा है, ना बाकी जमातें मान रही हैं, जिसके पास मैंडेट है उनको मौका दें। हम क्यों ना हुकूमत बनाएं? बात यह है कि हमारे पास मैंडेट है, हमें हुकूमत बनाने का मौका मिलना चाहिए। और दूसरी बात मुझे बताएं, 2018 की बात कर रहे थे मेरे दोनों भाई, ग्रेट रिस्पेक्ट के साथ मैं बात करूंगा राना साहब के साथ और रऊफ सिद्दीकी साहब के साथ। मुझे बताएं, आप रऊफ सिद्दीकी साहब तो बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि आप तो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट थे। आपने तो पूरा 3 साल, 3.5 साल, 3.25 साल जो भी वक्त था थ्रू आउट आप रहे, सिवाय उस बात के वो अदम एतमाद के वक्त भी आप साथ नहीं थे। आखिरी दिनों में आप उनके साथ चले गए, मुआहदा आपने किया। तो उस जो 16 महीने की बदतरीन गवर्नेंस थी उसके तो आप शरीके कार बन गए बाद में, लेकिन उससे पहले अगर आपको कोई एतराज़ था तो आप उस वक्त बोल देते कि आपके किसी हक पे डाका डाला गया या आपके कोई भी एक सीट छीनी गई, तो आप बता देते। आपके पास एविडेंस अगर होती तो मेरा ख्याल है कि कोई भी गवर्नमेंट ऐसी ना होती जो आपके ग्रीवेंस रिड्रेस ना करती। और जहाँ तक राना साहब कह रहे हैं कि जी अदालतों में जाएँ, जी ट्रिब्यूनल में जाएँ, भाई वो तो हम जाएंगे, हम ऑलरेडी गए हुए हैं इलेक्शन कमीशन में, तो क्यों हम ट्रिब्यूनल में जाएं जब हमारे पास एक एविडेंस, क्लियर एविडेंस मौजूद है। अब हमारे होते हुए, अब मैं अपने इस्लामाबाद की या पूरे पिंडी डिवीजन की या बाकी इलाकों की बात करूं, जब उनसे पूछा गया कि जी आप अपना फॉर्म 45 ले आए, वो आगे से कहते हैं इनके नुमाइंदे, हम मीडिया को दिखाने के पाबंद नहीं है। अच्छा। मीडिया अपने घर लेकर जाएगा, मीडिया ने अवाम को दिखाना है। आपने पब्लिकली सबके सामने, अब 60,000 वोटों का डिफरेंस है, या मेरे केस में फर्ज करो 53,000 का फर्क है, सलमान अकरम राजा के केस में 1 लाख वोटों का फर्क है, बाकी केसेस में किसी में 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 वोटों का डिफरेंस है। वो हर चीज़ क्लैरिटी के साथ हमारे पास मौजूद है, उसकी रोशनी में नोटिफाई करें और उसके बाद अगर किसी को ग्रीवेंस है तो वो ले आए। अच्छा, तो शुएब शाहीन साहब आप ये कह रहे हैं ये वो सादा इलेक्शन नहीं है। ठीक, आपका मौक़िफ़ ये भी, मतलब है ये सादा इलेक्शन मैं समझ गई हूं, लेकिन आपका ये भी मौक़िफ़ है कि आप कह रहे हैं अगर पीपल्स पार्टी आपकी इस धांधली वाली बात पर आपका साथ दे, इस पर आवाज उठाए कि चोरी किया हुआ मैंडेट वापस करो, बकौल आपके जो आप कह रहे हैं चोरी हुआ है, तो फिर इनसे बातचीत हो सकती है। नहीं, फिर अब सोचा जा सकता है, बट वी हैव नॉट डिसाइडेड। लेकिन इन प्रिंसिपल हमने इन तीनों पार्टियों से हमने बात नहीं की और ना ही इनके साथ हमने गवर्नमेंट बनानी है। सिंपल बात है। भाई हम तो इंडिपेंडेंटली गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में है ना। हम आज भी ये कहते हैं इलेक्शन कमीशन को, आप हमारे केसेस सुन लो, उन पे डिसाइड कर लो। सारे केसेस में उसने नोटिस किए हुए हैं, तो वो कितना टाइम लगेगा इस पे? शुएब शाहीन साहब, इस सारे मरहले से गुजरने के लिए आपको 3 दिन, 1 दिन का 3 दिन का काम है, टोटल 3 दिन का काम है। तो वो नहीं सुन रहे। फॉर्म 45 के मुताबिक आपने
गज़ट नोटिफाई करना है। फॉर्म 45 को उठा करके 3000 मुख्तलिफ बंदों के दस्तखत हैं फॉर्म 45 पे, एक हल्के में। उसको उठाकर एक रिटर्निंग अफसर सबको डस्टबिन में फेंकता है और एक बंदा दस्तखत करता है, वो कहता है लो जी ये जीत गया। तो अगर आपने कोई निज़ाम, कोई इलेक्शन एक्ट, कोई रूल्स, किसी चीज़ को आपने परवाह नहीं करनी, उस करप्ट ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए जिसका एक शख्साना कमिश्नर रावलपिंडी ने एक छोटी सी मिसाल आपके सामने दे दी, बल्कि एक गुजरावाला का भी एक चल रही थी अभी मेरे सामने। अगर इस तरीके से आपने डाका जनी को जायज़ करार देना है और उन लोगों को आपने कहना है कि जो दिल करे कर लो, तो ये अनप्रेसिडेंटेड तो है ही है, लेकिन इसकी कोई अनएंडिंग सिचुएशन होगी। इसका मतलब है आप इलेक्शन ना लड़ें, आप कुछ भी ना करें, आपके पोलिंग एजेंट दस्तखत करके आए हैं। मेरे पास जो फॉर्म 45 है और हमारे इस्लामाबाद के 3 हल्कों की बात कर रहा हूँ, इनके तमाम पोलिंग एजेंट्स के उसके ऊपर दस्तखत हैं ओरिजिनल। मुझे बताएं उसको कहाँ लेके जाएंगे? फैसल करीम कुंडी साहब, एडमिटेड एंड जी ठीक है, जाहिर सी बात है उसका कोई ना कोई फैसला डॉक्यूमेंट है, उसको तो आप मानते नहीं हो। ये मतलब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा ना, इनके मानने ना मानने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो मानना है, रिटर्निंग अफसर नहीं मान रहा। अच्छा। रिटर्निंग अफसर ने उसको उठा के अपना कागज फेंक दिया, उसको इलेक्शन कमीशन में चैलेंज हुआ, इलेक्शन कमीशन के पास पेंडिंग है, वो 2 दिन में फैसला कर सकता है कि फॉर्म 45 की ऑथेंटिसिटी है, उसके होते हुए फॉर्म 47 उसके मुताबिक बनना है, 48 भी उसके मुताबिक बनना है। अब मसलन मेरे केस में मैं आपको बताऊं, इलेक्शन कमीशन ने रोक दिया कि 48 फॉर्म ना बनाए उस 11 तारीख को, और रिटर्निंग अफसर ने लिख के दे दिया कि प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेशन इज पोस्टपोन्ड। रात को नोटिफिकेशन आ जाता है। मुझे बताएं इलेक्शन कमीशन की गैर जानिबदारी कैसे साबित करें? फैसल करीम कुंडी साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी तो ये कह रहे थे ना, उन्होंने भी काफी जगह कहा कि हमारा मैंडेट चोरी किया। उन्होंने कराची के हवाले से भी बात की, उन्होंने पंजाब में भी की, उनकी अपनी भी एक सीट, फिर आज उन्होंने सिंध के हवाले से भी बात की। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप इसमें साथ दें तो फिर बात मुमकिन हो सकती है। क्या आपको लगता है कि इस लेवल की जो ये धांधली बता रहे हैं शोएब शाहीन साहब, अगर इन पर सुनवाई हो जाती है, इनके मामलात सामने आ जाते हैं, तो फिर आपकी कोलिशन गवर्नमेंट भी कैसे चल पाएगी? बहुत पहले ही कह दिया था कि हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस इलेक्शन के ऊपर, और हमें जब सीसी का इजलास हुआ था तो 4 सूबों से हमारे पार्टी के जो दोस्त आए थे उन्होंने इलेक्शन के हवाले से जो है वो बातचीत की। अब शोएब शाहीन साहब जो बातें कर रहे हैं, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये इनका दिया हुआ तोहफा है ना इस कौम को, इन्होंने तो अपॉइंट किया है, उस वक्त इनकी हुकूमत थी, अच्छा है या बुरा है तो इन्होंने ये तोहफा दिया है, अब हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा इस तोहफे को। तो बात ये है कि देखें, अब तहफ़्फ़ुज़ात तो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज को हैं, हमने तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद इलेक्शन को जो है वो एक्सेप्ट किया। ये कौम हमेशा ये ख्वाब देख रही है और सोच रही है कि पाकिस्तान में कौन सा ऐसा इलेक्शन होगा जो फ्री एंड फेयर होगा, जिसको हम मैंडेट देंगे, वो आकर हुक्मरानी करेगा, वो लोग पार्लियामेंट में जाएंगे। ये एक ख्वाब है और ये ख्वाब पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान के अवाम देख रही है, और पत्नी इसकी ताबीर कब होगी ये तो अब देखते हैं कि कब होती है। आप और हम सब इसकी दुआ हो जाए। लेकिन जहाँ तक अब चीज़ें हैं, हम अपनी जो धांधली के हवाले से ये चीज़ें हम उसको पाइल अप कर रहे हैं, हम सबूत जमा कर रहे हैं और फिर हम अपने प्रॉपर फोरम पे जाएंगे। हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें कराची के हवाले से भी है, हमें सिंध के हवाले से भी है, हमें तो अगर आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो ये तहफ़्फ़ुज़ात आप लोग मिल के क्यों नहीं अपने साथ इस पर आवाज उठा सकते? देखिए, हम तो आवाज अपने लेवल पे उठा रहे हैं। कुछ पार्टियां हैं जो कि इकट्ठे होकर तहफ़्फ़ुज़ात उठा सकती हैं, कुछ पार्टियां हैं जो कि नहीं। पीटीआई कहती हैं कि नहीं, हमने तो किसी से बात नहीं करनी, फिर अचानक इनको ख्याल आया कि नहीं, हमने सबसे बात करनी है और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन से नहीं करनी, हमने जमीयत उलमा इस्लाम से करनी है। अच्छी पतो जी सॉरी जी फैसल कंप्लीट कर ले। इमरान खान को क्या कहते थे और इमरान खान साहब क्या क्या फुलझड़ियां इनके मौलाना फजल रहमान के मुतल्लिक करते थे। हम यही कहते हैं कि तहजीब के दायरे में सियासत होनी चाहिए, हमें जो है कम से कम इखलाकियात के दायरे में पॉलिटिक्स करनी चाहिए, ताकि हम आपस में बैठे तो हम एक दूसरे के साथ आंखें मिला सकें। ऐसा ना हो कि हम आंखें न मिला सकें। अच्छा फैसल, क्या जी सॉरी फैसल, मैं आपसे एक सवाल करना चाहती थी। कराची में जो एमक्यूएम को मैंडेट मिला है, इस पर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं? क्योंकि पीएमएलएन का अब ये भी मसला हो गया ना, वो ये कह रहे हैं कि एमक्यूएम जो बिल्स पास करवाना चाहती है, मुझे नहीं लगता पीपल्स पार्टी का वो मौक़िफ़, और आप उन बिल्स पर हिमायत करेंगे तो वो कैसे हुकूमत चलाएंगे? और फिर यहाँ तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपको इन 17 सीटों पर? बिल्कुल, हमें कराची में भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारे दोस्तों ने यहाँ पे भी शिकायत जमा की, हमें कराची के मैंडेट पे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बिल्कुल हैं। शायद बाकी जमातों को भी हों, लेकिन हमें भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं कराची में।
और जैसे मैंने आपको बात की कि जब तक हम सबूत जमा करें और सबूत के साथ हम बात करेंगे, हम सिर्फ स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं देंगे कि बस पूरे मुल्क में धांधली हो चुकी है और हम रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करते। हमें जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं हम सबूत के साथ इंशाअल्लाह ताला कौम के सामने रखेंगे। ठीक। रऊफ सिद्दीकी साहब, मौक़िफ़ ये है कि जाहिर सी बात है, अच्छा शोएब शाहीन साहब ने आपका वो जवाब दे दिया, उन्होंने कहा कि अगर आपको इतने तहफ़्फ़ुज़ात थे 2018 में तो फिर आप इस हुकूमत का मतलब है उस हुकूमत का आप हिस्सा ना बनते ना, जिसने आपका मैंडेट ही छीन लिया बकौल आपके कराची से, तो उस हुकूमत का हिस्सा मतलब है बनना फिर कोई, वो कहते हैं फिर आप इस पे कमेंट ही ना करें। अब ये है कि अब भी कराची में आपने तो आप बकौल आपने अपनी स्ट्रेंथ रीगेन की है और बकौल पीपल्स पार्टी के उनसे उनका मैंडेट यहां छीना गया है, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि हम फोरम्स पे जाएंगे और जहां हमारी बात जब हम जमा कर रहे हैं एविडेंसेस और हम फोरम पे जाकर इस चीज को कंटेस्ट करेंगे। हाँ बीबी, मुझे ये दोनों तीनों मौजूद साहबान ने जो गुफ्तगू की थी तो दो जुमलों में मुझे उसका जवाब भी देना है। जैसे शाहीन साहब ने कहा कि 4 साल हम रहे, तो मैं आपको बड़े वाज़ेह तौर पे पूरी जिम्मेदारी के साथ बता दूं कि फ्रॉम फर्स्ट डे हम अंडर ड्यूरस हुकूमत में शामिल किए गए थे। अंडर ड्यूरस हमारी सीटें छीन के पीटीआई को दी गई थी। अंडर ड्यूरस हमारे मुकदमात अदालतों में चलते रहे और वो मैच्योर नहीं हुए। एक बात तो ये थी। दूसरा, एक बहुत अहम तरीन इजलास था, जो पहला इजलास और आखिरी इजलास था जो मैंने अटेंड किया था, जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान इस्माइल साहब बैसित गवर्नर और बैसित फॉरेन मिनिस्टर आए थे। तो उसमें मैंने बड़े शदीद अल्फाज में एहतजाज किया था कि जनाब आपने हमसे मुआहदा क्यों किया है, हमको तो आपने कहीं कभी नहीं छोड़ा। खैर, अब आगे चलते हैं इस बात को। वो 4 बरस की तो भुगतान हमने भुगता है ना। फिर अभी जो मामलात आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के, वो कह रहे हैं कि जी हमको कराची में एतराज है। मैं तो सबसे बड़ा विक्टिम आपके पास बैठा हूँ कि इनका जो MNA 237 में जीता है उसको तो लोग भी नहीं जानते थे। पूरी इलेक्शन कैंपेन मैंने चलाई थी वहां पर। मेरे तीनों सूबाई असेंबली के मेंबरान जो है वो 66,000 वोट लेके जीते हैं और मेरे 15,000 तो मेरे जो 58,000 वोट थे वो जाया किए गए। लेकिन चले, तो मैं कहीं ना कहीं तो बता रहा हूँ ना, 45 को मैं सोशल मीडिया पे लेके तो नहीं बैठा हुआ हूँ। एक बात। दूसरी बात ये है कि तहफ़्फ़ुज़ात आपको ही सबसे हो रहे हैं। भाई पीर पकारा तो इतना बड़ा तहफ़्फ़ुज़ लेके बैठे हुए, उनके तहफ़्फ़ुज़ात फिर कौन दूर करेगा। आप सब एक दूसरे के साथ तहफ़्फ़ुज़ात है। ओ बाबा, जो फोरम है वो आरओ तो मैंने तो नहीं लगाए थे पिंडी में, DC तो मैंने नहीं लगाए थे कराची के अंदर। सही बात है। जितने आरओ लगे थे वो मैंने तो नहीं लगाए थे। वो तो आप ही 15 बरस की आपकी हुकूमतों में सारे DC तो आपके लगे हुए थे और फिर उसके बावजूद भी आपको शिकायत है तो आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन खुदा के वास्ते इन बातों को समझने की कोशिश करें कि आपका मैंडेट नौजुबिल्ला हदीस हो गया कि कोई बोल नहीं सकता और दूसरे का मैंडेट की हालत है कि आप कहते हैं कि आप तो बात भी ना करें। वो भाई क्यों नहीं बात करेंगे, हम भी इस मुल्क के शहरी है, इस मुल्क में हमने भी इलेक्शन लड़े। इस तरह डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बहुत डिस्क्रिमिनेशन कर करके मुल्क को 4 सूबों से लेकर आपने 30-35 लसानी इकाइयों में तकसीम करके रख दिया है। अब तो आके मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ काम करे। कोई इतना गंगा नहाया हुआ नहीं है कि आप उनकी बातों को आप नौजुबिल्ला हदीस समझ के करके। अच्छा, एक बात बताएं रऊफ सिद्दीकी साहब, क्या अभी भी आप अंडर ड्यूरेस बैठेंगे PMLN के साथ या फित्री इत्तेहाद है ये? नहीं, फित्री इत्तेहाद तो हमारा पीपल्स पार्टी के साथ बनता है। मैं यही तो 10 दफा मैंने कहा, फित्री इत्तेहाद हमारा अगर बनता है तो पीपल्स पार्टी से बनता है सूबे सिंध की। लेकिन इनके रवैये ऐसे हैं गुज़िश्ता 15 वर्ष में। अभी भी आप लबो लहजा देखिए, क्या शाहाना अंदाज से उठाकर दूसरे के मैंडेट को बिल्डोज करके बात करते हैं, इस तरह बात करते हैं। अभी शाहिद साहब को देखिए कि इनके लीडर ये कह के थक गए कि बड़े नफीस लोग होते थे और 4 साल हमारे 7 वोटों से इक़्तिदार में रहे। आज ये बोल रहे हैं कि आप तो बात ही नहीं करें क्योंकि आप तो हमारे साथ बैठे हुए थे। वो कह रहे थे, वो ये नहीं कह रहे कि आप बात ही ना करें, मतलब वो ये कह रहे थे कि आप 2018 की धांधली की बात ना करें, ये कह रहे थे वो। क्यों भाई, मतलब है हमारी सीटें छीन के चले गए, हम धांधली भी नहीं करें। आप इख्तिदार में रहते हुए धांधली की बात कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मैं बीबी ये कह रहा हूँ कि देखिए कराची का मैंडेट इतना खलने लग गया। भाई ये तमाम सीटें तो हम हमेशा से जीतते चले आ रहे हैं। ऐसे करें आप सब लोग ऑपोजिशन में बैठ जाएं, ये बेहतर फैसला होगा मेरे ख्याल से। नहीं, कोई अपोजिशन में नहीं क्यों बैठे भाई, हुकूमत चलाए ना। पाकिस्तान के मुश्किल हालात में क्या कौम को आवाम को छोड़ देंगे? और दूसरी बात वो जो कह रहे हैं कि फाइनेंस बिल आएगा तो कौन अप्रूव करेगा? ओ भाई अच्छा बिल आएगा सब अप्रूव करेंगे।
जब प्रेसिडेंट आप बना रहे, आप स्पीकर बन रहे, तो आप कह रहे हैं कि जो मुश्किल फैसले होंगे उसमें हम शरीक नहीं होंगे। कौम, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम बड़े समझदार हैं, मीडिया पीछा करेगा, सोशल मीडिया पीछा करेगा हर कदम पे। इंडिविजुअल इस वक्त तो इंडिविजुअल जो कैंडिडेट है उसको अवाम एग्जामिन देखिए, मीडिया कितना भी पीछे करे, लेकिन इनकी पूरी पीपल्स पार्टी के इलेक्शन कैंपेन एंड प्री इलेक्शन कैंपेन आप देख लें और पोस्ट इलेक्शन, इन्होंने कहा हम पीडीएम का हिस्सा थे, हुकूमत का नहीं। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, लेकिन उसके बावजूद भी लेकिन सर सारा मलबा तो पीएमएलएन पे ही गिरा ना। मतलब ये कह देने से मामला कोई खत्म थोड़ी हो जाते नहीं, लेकिन जब आप ये बात बार बार कहते रहते हैं रऊफ सिद्दीकी साहब, तो अगली की पॉलिटिकल साख तो खराब होती है ना। क्या राना एहसान साहब, क्या आपको इस इलेक्शन में पीडीएम की हुकूमत चलाने का आपको इनाम मिला है या नहीं मिला, ये आप खुद बता दें। अपनी इस वक्त सिंपल मेजॉरिटी तक आप नहीं पहुंच सके। आपके अंदर से आवाजें, एक सेकेंड रऊफ सिद्दीकी साहब, राना एहसान साहब, आपके अंदर से पॉलिटिकल पार्टी, आपकी बड़े सीनियर लोग आवाजें उठा रहे हैं। एमकेएम को इतने बड़े कैनवस पे ना लेके जाइए। नहीं, मैं पीएमएलएन से बात कर रही हूँ। मैं राना एहसान साहब, पीएमएलएन के अंदर से आवाजें उठ रही हैं कि रीस्ट्रक्चरिंग करें। अगर आप अभी इतनी कमजोर हुकूमत चलाएंगे सर, साल नहीं, 2 नहीं, 3 बार फर्ज करें इंतखाबात हो जाते हैं, तो फिर तो क्या होगा? क्या पीएमएलएन वाइप आउट हो जाएगी? नहीं, देखें, मैं तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। हमें जो पिछली पीडीएम की हुकूमत थी, हमने मुल्क को 100% दिवालियेपन से बचाया। हमने IMF मुआहदे को बहाल करके हम गए, तो बहुत सारा क्रेडिट जो है उस हुकूमत को जाता है। पहली दफा जो है नेशनल इंटरेस्ट में इतनी ज्यादा जमातें इकट्ठी हुई और उन्होंने अपने डिफरेंसेस हटा के वो आगे बढ़े। तो मेरे ख्याल से इसी स्पिरिट की आज जरूरत है। ये इस चीज से डरना या हट जाना कि मुश्किल फैसले करने ये हमें करने ना पड़े। देखिए, आखिर ये हमारा साझा, ये मुल्क साझा है, सबका मुल्क है। इस मुल्क को नुकसान होगा तो किसी की सियासत नहीं रहेगी। तो हमने इस मुल्क के मुफाद के लिए इकट्ठे होना है। और हम ऑपोजिशन में हो, हुकूमत में हो, मैं एक चीज आपको बता दूं, जब तक हुकूमती रियासती इदारे, ऑपोजिशन और हुकूमत मिलके अगर इस दफा काम नहीं करेंगे तो ये मुल्क जो है बहरान से नहीं निकलेगा, वरना मजीद बहरान में ये धंस जाएगा। क्योंकि आज भी आपकी जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है वो संगीन है, जो आपकी माशी सिचुएशन है वो संगीन है। बहुत सारी रिफॉर्म्स की आपको जरूरत है। अगर ये कभी भी मुमकिन नहीं है, जिस तरह का मैंडेट आया कि अगर सब मिलकर साथ नहीं चलते तो ये चीजें नहीं आगे बढ़ेंगी। तो इसके ऊपर हमें देखें, मैं तो समझता हूं कि सबके ऊपर जिम्मेदारी है, पीटीआई के ऊपर, पीपल्स पार्टी के ऊपर, एमक्यूएम के ऊपर, पीएमएलएन के ऊपर। तो सर आप पीटीआई से राब्ता कर लेना, एक नेशनल गवर्नमेंट बना ले, सबके ऊपर बोझ डाल दें, थोड़ा ये संभाल लें, थोड़ा आप संभाल लें, थोड़ा एमक्यूएम संभाल ले, थोड़ा पीपल्स पार्टी संभाल ले। मुल्क साझा है तो पॉलिटिकल पार्टीज भी साझी है ना। इतनी लाइनें आप लोगों ने रेड एक दूसरे पर लगाई हुई है कि आगे बढ़ने का कोई मामला ही नहीं है। देखिए, अभी काविश तो हो रही है कि आगे बढ़े, लेकिन अगर जो है वो नहीं, जो ये कल भी हमारी जो है वो सिटिंग होनी है। नहीं, लेकिन वो तो पीडीएम की जमातों की सिटिंग हो रही है ना, उसमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कौन है? किसी ने उमर अयूब से राब्ता किया? नहीं, देखिए, डेफिनेटली बात यह है कि पहले तो यही कोशिश होगी कि अगर ये जो जमातों जिनका इंटरेस्ट इस लिहाज से है कि जिन्होंने पहले काम किया हुआ है, जो एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हैं, वो आगे अगर बढ़ सकती हैं तो पहले इनको बढ़ना, वो ऑपोजिशन में बैठ जाएंगी। और अगर ये भी नहीं हुआ, लेट्स सी व्हाट दिस सॉल्यूशन कम्स, लेकिन मिलकर चलना पड़ेगा। शोएब शाहीन साहब, लास्ट 1 मिनट है, प्लीज सम अप कर दें कि आपका गेम प्लान क्या होगा। मैंने आपकी आरओ से रिलेटेड शिकायत, चीजें सब कुछ सुन ली है, लेकिन अगर ये मामलात पे कोई डेवलपमेंट नहीं होती तो आप क्या करेंगे? ऑपोजिशन में बैठेंगे या इनसे कोई राब्ता करेंगे? देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैं, वाहिद फेडरेशन की अलामत है पीटीआई। आज पूरे पाकिस्तान में उठाकर देख लें, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी फेडरेशन की अलामत बाकी नहीं रही। ये सारी या सूबाई हैं या सूबे के किसी एक ख़ास हिस्से पे मुनहसर है। पीटीआई जो है वो है जो फेडरेशन की अलामत है, वो मुल्क को बचा सकती है। पब्लिक सपोर्ट के बगैर आप कोई स्ट्रॉन्ग फैसले नहीं कर सकते, और वो फैसले जो आपने मराहत कम करनी है, सख्त फैसले करने हैं, IMF से मुज़ाकरात करने हैं, और दुनिया जिसको लेजिटिमेट गवर्नमेंट समझेगी उस पे वो इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। और ओवरसीज़ ट्रस्ट करता है सिर्फ आज पीटीआई पे, और ये वाकई जीती वाली पार्टी है, जीती हुई पार्टी है।
अगर उसको मौका मिलेगा तो वो मुल्क को इस गर्दाब से निकाल सकती है। आज भी वक्त है, एक शख्स की दुश्मनी में, इमरान खान की दुश्मनी में इतना ना गिर जाएं कि आप पूरे मुल्क के 25 करोड़ आवाम को डुबा दें, मईशत को डुबा दें, सिक्योरिटी एट रिस्क ले आएँ। और इस वक्त की सिचुएशन है, सिर्फ एक बात हो सकती है कि आप पार्टी को मौका दें, जो जराइम हुए हैं उनको ख़त्म करें और आगे चलने का सोचें। और आगे चलने के लिए ज़रूरी है, जिसको आवाम ने मैंडेट दिया है, सर आगे चलने के लिए ये भी बेशक ठीक है, लेकिन आगे चलने के लिए सबसे बड़ी जो इस ज़रूरत है वो ये है कि आप सब आपस के अंदर हमआंगी पैदा करें और एक नेशनल डिबेट और डायलॉग की तरफ जाएं। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।